तो यार बेटा आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपना क्या आ गया, वो गॉस थ्योरम। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त थ्योरम है और गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सवाल बहुत इजीली कर सकते हैं। इधर ध्यान से सुन लेना, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, गॉस थ्योरम। ठीक, पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट देखने के बाद इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ देखने के बाद हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे जो जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ये कहता है कि मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और कुछ चार्जेस सरफेस के बाहर है Q4, Q5। सरफेस है S। शब्दों पे ध्यान देना, बातों पे ध्यान देना। एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं और बाहर कुछ चार्जेस हैं। अब मुझे इस सरफेस से नेट फ्लक्स क्या पास आउट हो रहा है वो पता लगाना है। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है ना, क्लोज सरफेस। तो नेट फ्लक्स के लिए क्या बोला गॉस थ्योरम में कि नेट फ्लक्स जो होगा फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। फ्लक्स का ही फॉर्मूला होता है, ई डॉट एस होता है ना, ई डॉट डी एस स्मॉल फ्लक्स और फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू इन क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो टोटल कर लो उसका और डिवाइड किससे कर दो, एप्सिलॉन नॉट से। तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलो, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे Q, 2Q, 5Q और यहाँ पर है 3Q। सरफेस है S। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है। तो आप नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर वाले चार्जेस कौन कौन है देख लो, Q, 2Q, 5Q। इन बाहर वाले को भूल जाओ। तो कितना हो गया, 3 और 5 8Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये सरफेस है 2Q माइनस 2Q और ये 10Q, बताओ नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, आंसर इज 0 क्योंकि अंदर वाले चार्जेस का सम कर लो, 2Q माइनस 2Q कितना हो गया, 0। बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नेट फ्लक्स में बाहर वाले चार्ज का कोई रोल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेट फ्लक्स के लिए कौन से चार्ज का रोल है, जो अंदर है। अब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो ई डॉट डी एस का मतलब क्या हुआ, स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्लोज सरफेस के लिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट ये समझ में आई इतनी बात। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी हुई चीज़ है इसलिए बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में जो नेट फ्लक्स है फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसमें ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन से चार्जेस की वजह से है, अंदर वाले चार्जेस, बाहर वाले चार्जेस, या सभी चार्जेस अंदर बाहर सबकी नेट फील्ड है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि अंदर वाले चार्जेस की फील्ड है, वो गलत है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये Q1 वाला भी बनाएगा, Q2 भी बनाएगा,
Q3 भी बनाएगा और Q4 भी तो बनाएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से होगी। क्या बात समझ में आएगी नहीं? तो इस एक्सप्रेशन में E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना इसका। E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। बट फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो इनसाइड वाले चार्जेस का है, आउटसाइड वाले का नहीं है। इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई? पक्का? ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं एक बार। प्रूफ के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखो एक चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज लेके चल रहे हैं Q। ये एक चार्ज है Q, ठीक है। अब मान लो मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा यहाँ पे P, इससे कुछ R दूरी पर, ठीक है ना। अब क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो मैं एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक इमेजिन करी क्लोज सरफेस, ऐसे स्फीयर लिया एक, ठीक है। मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया कि भाई एक स्फीयर है R रेडियस का, ये क्लोज सरफेस हो गई मेरी। अब इससे मुझे फ्लक्स निकालना है, कितना बच जा रहा है। तो फ्लक्स के लिए क्या किया देखना भाई, यहाँ पर एक अपन ने छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि कोई भी स्फीयर के ऊपर अगर आप छोटा सा एलिमेंट लोगे ds, तो उसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, नॉर्मली ऐसा, ठीक है। अच्छा ये चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर यहाँ देखें हम तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी होगी। यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रेडियली आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। कहीं पे भी मैं चला जाऊँ पूरे स्फीयर पे, तो E और ds के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकाल रहा हूँ d फाई, ठीक है। तो d फाई कितना हो जाएगा, E डॉट ds, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है क्लोज सरफेस के लिए, पूरी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। एंगल तो 0 मिल ही गया सब जगह पे, तो E ds cos 0, a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा। क्या आ गया, E ds। E का मैग्नीट्यूड सब जगह पे सेम होगा, देखो, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ से इक्वल दूरी पर होंगे, तो मैग्नीट्यूड सब जगह का क्या होगा बेटा, सेम होगा E का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी ना। तो कांस्टेंट है, इसलिए क्या ले लिया हमने, बाहर। अब E की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर E की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कितनी होगी, हम जानते हैं Q चार्ज R दूरी पे अगर E पूछे अपन से तो KQ बाय R स्क्वायर। यहाँ पे लिखा अपन ने KQ बाय R स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन, सारे ये जितने भी ds है, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, तो इन सभी ds को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो पूरा क्या मिल जाएगा मुझे, स्फीयर मिल जाएगा, सर्कल नहीं मिलेगा, स्फीयर है वो। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होएगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, देखना क्या आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ds की जगह 4 पाई R स्क्वायर है ना। तो k कितना होता है, 1/, वो तो ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था ना कूलम्ब्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k हो गया q बाय इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये खत्म, ये खत्म। देख लो नेट फ्लक्स कितना बचा हुआ है, Q बाय, देख लो Q क्या है, चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स आ गया फाइनली, Q बाय एप्सिलॉन। क्या बात समझ में आई है, ये इसका था क्या, प्रूफ था। ये जो सरफेस हमने इमेजिन करी है
ऐसे आगे भी हम सरफेसेस इमेजिन किया करेंगे, क्लोज सरफेसेस। उन सरफेसेस को हम स्पेशली क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेसेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगी जो हम इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम लगाने के लिए इन फ्यूचर भी। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? आ गया समझ में, है ना? अच्छा, गॉसियन सरफेस को हमें कुछ ऐसे इमेजिन करना होगा आगे के सवालों के लिए कि जब हम ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट सोल्व कर रहे होंगे तो हम कुछ ऐसा लेंगे गॉसियन सरफेस। ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं आगे के लिए। गॉसियन सरफेस हम कुछ ऐसा लेंगे कि ई और डी एस के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री आ जाए, या क्या आ जाए 90 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 180। किस किस के बीच का एंगल? ऐसे कोई सी भी सरफेस हम इमेजिन करके नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। हमें प्रॉब्लम आसान बनानी है तो हमें ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो इजी बनाना है। तो हमें गॉसियन सरफेस ऐसे इमेजिन करनी पड़ेगी जिसमें ई और डी एस के बीच में ये सारे एंगल होते हो, साथ के साथ ई कैसा हो जाए, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा तभी तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले पाऊँगा। हाँ या ना तो बोल दो भाई, है ना? तो गॉसियन सरफेस कैसे चूज़ करेंगे, समझ में आ गया, है ना? सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए, ये इनमें से कुछ मिल जाना चाहिए मुझे, और ई कैसा हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तब जाके मैं इंटीग्रेशन से बाहर लूँगा, वरना तो तकलीफ रहेगी। ठीक है ना? क्या भाई बात क्लियर है? देख लो इसमें, है ना? अच्छे से देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो। अब एक चीज़ सोचो आप, है ना, पूरा अच्छे से फील करना है गॉस थ्योरम। भाई ये एक्चुअल में स्फीयर है मान लो तुम, तो इमेजिनरी नहीं है, तो इससे कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन। अब फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है? क्वालिटेटिवली कैसे समझाया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली, कट कर रही है नॉर्मली, कट भी कैसे कर रही है, नॉर्मली। उस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझना, देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। ये मैंने आपको एक चार्ज दिया, उसको एक स्फीयर के अंदर रख दिया। अब मैं आपसे फ्लक्स पूछ रहा हूँ तो आपने बोला गॉस थ्योरम, ये लो सर फ्लक्स हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। अब देखो एक काम करते, अपन यहाँ से कुछ ऐसे लाइन निकाल देते हैं इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी हैं? 4, है ना? तो अब ऐसे समझते हैं, इस स्फीयर से कितनी लाइंस पास कर रही है, 4। अब सोचो आप, इस स्फीयर की जगह अगर मान लो मैं क्यूब ले लूँ, तो इस क्यूब से भी कितनी लाइनें पास करेगी? तो क्यूब से भी फ्लक्स कितना होगा? अरे बोलो ना, 4। अब मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ, क्यूब के लिए लगाता हूँ, क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वही आ रहा है आंसर, नहीं आई बात समझ? मान लो मैं एक सिलेंडर लगा दूँ यहाँ पे, सिलेंडर से कितनी लाइनें जा रही हैं, 4। यानी कि हाँ, शेप पे एक्चुअल में डिपेंड नहीं करना, बट हमें सोल्व करते वक्त शेप ऐसा लेना पड़ेगा जिससे हमारा डेरिवेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। आई क्या मेरी बात समझ में? तो गॉस थ्योरम बड़ी ज़बरदस्त थ्योरम है, उसमें बस इतना सा आपको देखना है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसा भी शेप हो उसका, उससे जो फ्लक्स पास आउट होगा, कितना ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे जो फ्लक्स पास आउट होगा वो सीधा सीधा किसके बराबर होगा, क्यू बाय व्हाट इज क्यू, चार्ज इनसाइड द सरफेस, बस दैट्स इट। वरना फ्लक्स कैलकुलेट करना आप सोचो कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं मेरी बात समझ में? हर जगह का ई अलग हो जाता, ई अलग हो जाता, डीएस अलग हो जाते, सबके अलग अलग टुकड़ों में सोल्व करके अपन को पागल हो जाते अपन। तो गॉस थ्योरम ने हमें ये सहूलियत दे दी कि भैया कैसा भी फिगर हो, कुछ भी हो, क्लोज होना चाहिए बस, और उसके अंदर वाला चार्ज देख लो और उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आपको क्या मिलने वाला है, फ्लक्स। वो हम ऐसे समझ सकते हैं। समझ में ही बात?
इस चार्ज को मैं स्फीयर से क्लोज करूं, क्यूब से करूं, सिलेंडर से करूं, या कोई भी इरेगुलर शेप से करूं, मैं तो कह रहा हूं यहाँ से जो लाइन कट करेगी देख लो सबसे एक जैसी करेगी, सबसे 4 लाइन ही जा रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉस थ्योरम। क्या बात समझ में आई क्या? अब क्वेश्चन करते हैं इसके छोटे मोटे, ठीक है। दो बिल्कुल ही आसान सवाल है, करा आप लोगों ने ट्राई? आई क्या आंसर फर्स्ट वाले का? 2:5। देखते हैं भाई, दो सरफेसेस है S1 और S2, हमसे बोल रहे हैं रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो जब S1 से फ्लक्स निकालेंगे, ध्यान दे लेना, जब हम S1 से फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू S1, तो S1 के अंदर वाले चार्ज देख लो बस, जो भी है S1 के अंदर कौन है? सिर्फ ये, बाकी ये दोनों का है बाहर। तो इसके अंदर चार्ज है 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब S2 से फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू S2, तो S2 के अंदर 2q भी आ गया, 3q भी आ गया, और ये वाला तो बाहर चला गया। तो अंदर कितना आ गया? 2q और 3q, मतलब 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। रेशियो लेंगे तो डिवाइड कर देंगे बेटा दोनों को, ये खत्म हो जाएगी पिक्चर। करेक्ट आंसर इज 2:5। आ गई बात समझ? अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दो चार्जेस हैं 3q और q, कहाँ रखे हुए? यहाँ पे और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है? फ्लक्स निकालो एक ऐसे स्फीयर से जिसका रेडियस कितना है और सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये x, ये y, ये z। A00 यहाँ पे कहीं होगा, है ना? 3A00 यहाँ पे कहीं होगा। A00 पे कौन रखा हुआ है? 3q। और 3A00 पे रखा हुआ है q। ये सिचुएशन है साहब। हमें एक स्फीयर से फ्लक्स निकालना है जिसका रेडियस तो 2a है और सेंटर ओरिजिन पर है। तो 2a कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं। तो यहाँ से एक स्फीयर बना लो ऐसे, ये रहा। अब इससे फ्लक्स निकालना है तो गॉस थ्योरम लगा लो। इसके अंदर वाला चार्ज देख लो बस, बाय दैट्स इट। इसी में एक सेट में और ही सवाल पूछा हुआ था, रेडियस कर दी थी 5 है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 5 पे कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा ही, तो फिर स्फीयर से बड़ा बनेगा, दोनों चार्ज अंदर आ जाएंगे। एक और सेट में कर दिया था a/2। a/2 का मतलब क्या हो गया? यहीं पर हो गया। तो यहाँ से स्फीयर घुमा के ले जाऊंगा अगर, तो दोनों चार्ज बाहर चले जाएंगे, आंसर आएगा 0। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ठीक है। अब ये लिख लो आप लोग,